प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आज मैं जो पाठ आपके साथ साझा कर रहा हूं उसका नाम है जूझ, जो श्री आनंद जाधव जी द्वारा लिखा गया है। यह पाठ उनके जीवन की एक घटना है जो उनकी लगभग 10 से 12 वर्ष के बीच में हुई। आनंद का जन्म गांव में होता है, कोल्हापुर ज़िले में, महाराष्ट्र के, और ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण पिता खेती का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आप कक्षा 5 में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जिससे कारण से पिता पाठशाला जाने से रोक देते हैं। लेकिन लेखक आनंदा में लगन, माँ से कई प्रकार से उन्होंने विनय करते हैं कि मुझे किसी तरह से स्कूल जाने की आज्ञा मिल जाए। माँ पिता के स्वभाव को जानती हैं, हठी हैं, गुस्से वाले हैं, और इतना ही नहीं, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। वो उनसे सीधा बात नहीं करना चाहती, उनके इस उग्र स्वभाव के कारण। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गली मोहल्ले गांव में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जिनकी सब बात सुनते हैं। इस गांव में दत्ताजी राव सरकार नामक एक व्यक्ति हैं जो संपन्न हैं, ज्ञानवान हैं, और इतना ही नहीं, लोगों पर उनका प्रभाव है। अपनी बात को रखने के लिए, अपने पिता को मनाने के लिए माँ आनंदा को लेकर दत्ताजी राव सरकार के घर जाती हैं, सारी परिस्थितियों को बताती हैं। तो पिता के प्रति जो व्यवहार है आनंदा का, उसको भी बताती हैं। दत्ताजी राव बड़ा गुस्सा होते हैं, और इतना ही नहीं, आनंदा से कहते हैं कि शाम को जब पिता आएंगे तो उनको मेरे पास भेज देना, और कुछ समय के बाद तुम भी आ जाना, और मैं कुछ प्रश्न पूछूं तो निडर होकर बताना, डरना नहीं। बात हो जाती है। माँ कहती है कि मैं यहाँ पे आई थी, आनंदा यहाँ आया था, इस बात का पता ना चले। उन्होंने कहा चिंता ना करो, लगता है आनंदा के पिता में कुछ क्या हो गया है, घमंड आ गया। बच्चों की बात नहीं समझते। खैर, शाम को पिता खेती के काम से निवृत्त होकर के घर पे आते हैं। इधर उधर की बात चलती है। माँ कहती है कि दत्ताजी राव सरकार साहब ने आपको बुलवाया है। आनंदा के पिता तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ कहती है खाना खा लो। उन्हें कहा नहीं, बाद में खा लूँगा, क्योंकि उस घर से बुलाने का मतलब है आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आनंदा के पिता वहाँ जाते हैं। काफ़ी देर दत्ताजी राव इधर उधर की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेखक के मन में कहीं ना कहीं एक बात घर कर गई है कि इस खेती के काम में अगर मैं जुट गया तो मेरा भविष्य बेकार है, मैं इसमें समय व्यर्थ कर रहा हूँ, इससे मुझे लाभ नहीं। तो उसके मन में पढ़ने की ललक है। कुछ समय बाद, आधा घंटा 20 मिनट के बाद आनंदा पहुंच जाता है। कहते हैं माँ खाने के लिए बुला रही हैं। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। पूछते हैं दत्ताजी राव सरकार, और कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? कि मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, पाठशाला जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस साल कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण हो गया था, फेल हो गया था। तो दत्ताजी राव सरकार पिता से पूछते हैं आनंदा कि क्यों, क्या हुआ, क्यों बंद कर दिया? कि ये काम वाम कुछ नहीं करता था, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, फेल भी हो गया था, इसलिए मैंने इसका पाठशाला जाना बंद करा दिया, और अब ये घर में ही रह करके मेरे साथ खेती के काम में और अन्य काम में हाथ बटाता है। दत्ताजी राव सरकार को गुस्सा आता है। कहते हैं क्यों बच्चे का पढ़ाई से मन हटा रहे हो? अरे कोई बात नहीं, फेल हो गया फिर पास हो जाएगा, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजो। कि नहीं, ये मेला देखने जाता है, ये जुआ खेलता है, तरह तरह की बात करते हैं। तो दत्ताजी राव सरकार को गुस्सा आता है, क्यों रे, तो ये सब काम करता है? कि नहीं, एक दफ़े मैंने उपले कंडा बीन के, गोबर बीन के उपले बनाए थे, उन्हीं से पैसे इकट्ठा जो हुए थे बेच करके, उसी से मैंने पटे पे पैसा लगाए थे, और मेला गया था एक बार देखने। वो भी झूठ सूझ करके अपनी बात को बता रहे हैं। अरे ठीक है, कल से तुम पाठशाला जाना शुरू करो और घर जाओ, अभी तुम्हारे पिता आ जाएंगे। इस तरह से कह करके आनंदा घर आ जाता है और वहाँ पे पिता के हामी भरवा लेता है।
दत्ताजी राव सरकार पिता को समझाते हैं, देखो भाई बच्चे हैं, इनके बाल मनोभाव का ध्यान रखो, कभी खेल लें, कूद लें, थोड़ी सी मस्ती कर लें तो टोका मत करो, ज़्यादा सख्ती अच्छी नहीं। खैर थोड़ी देर बाद पिता घर आ जाते हैं, खाना खा रहे हैं, आनंद भी चुपचाप से खाना खा रहा है। दत्ताजी राव सरकार के यहाँ जो हुई बात उनको पता है, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि स्कूल जाने से पहले, पाठशाला जाने से पहले खेतों में काम करोगे, भैंस चराओगे, पानी दोगे, डोल बनाओगे, जो भी खेती का काम हो पहले खेती का काम करोगे और फिर इस पाठशाला का। बेचारा आनंदा चुपचाप सिर नीचे करके पूरी हाँ भरता चला जाता है। क्यों? मन में खुशी है, मुझे तो जाना है। आप सोचिए, आप उस क्लास में पहुंच जाएं जिस क्लास में आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और जूनियर्स के साथ जब आपको बैठना पड़े तो आपको कैसा लगता है? यही हाल आनंदा का है। सिर्फ कक्षा में 2 बच्चे ऐसे हैं जो उसकी गली के हैं, जिनको वो जानता है, बाकी सब नए बच्चे। और प्यारे बच्चों, मैं अगर ये 1935 में लेखक का जन्म है तो ये घटना 1945 से 47 के बीच की है। और उस समय महाराष्ट्र में बच्चे भी धोती, कुर्ता, टोपी इत्यादि सब पहनते थे। ऐसी स्थिति में आनंदा भी धोती पहनकर विद्यालय में जाता है। एक लड़का उसका गमछा खींच करके और मास्टर जी की एक्टिंग करने लगता है। जैसे मास्टर जी के आने की पदचार सुनता है तो वो गमछा वहीं फेंक करके चला जाता है। मास्टर जी पूछते हैं कि किसका है? वो खड़ा हो जाता है। तुम कौन? मैं आनंदा। इतने कहाँ थे कि मैं फ़ेल हो गया था, घर की कोई दिक्कत थी इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, ये गमछा किसका है? मेरा है। किसने रखा? वो नाम बता देता है लड़के का। क्या वो तो शरारती है, लो उठा के ले जाओ। कक्षा अध्यापक हैं इस कक्षा के मंत्री मास्टर जी, बड़े अच्छे हैं स्वभाव के। और कक्षा का मॉनिटर है बसंत पाटिल, जो पढ़ने में तेज है। साथ ही साथ जब वो वाचन करता है तो अच्छी तरह से करता है किसी पाठ का, और पुस्तक कॉपियाँ चेक करने में गुरुजी की मदद करता है। आनंदा को उसका सानिध्य अच्छा लगता है और वह आनंदा उसके साथ दोस्ती करता है। वो उसके तरह पढ़ने का प्रयास करता है कि वो कैसे मराठी भाषा की पुस्तक, अंग्रेज़ी भाषा की पुस्तक पढ़ते हैं, और उसके साथ ही कॉपी चेक करने में उसकी मदद भी करता है। इससे क्या होता है कि आनंदा को अपना पिछला सिलेबस भी पूरा हो जाता है और जो उसकी कमी थी वो भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसका मन स्कूल में लगने लगता है। एक दिन क्या होता है कि क्लास के बच्चे उसकी धोती की लांग खोल देते हैं। वो डर जाता है और पूरी कक्षा में वो कोने में जाके खड़ा हो जाता है। घर आता है, माँ से जिद करता है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा जब तक तुम 2 नाली वाली चड्डी बना के मुझे नहीं दो। खैर बाज़ार से 2 नाली वाली चड्डी आनंदा के लिए आ जाती है। स्कूल जाता है, पाठशाला जाता है, अच्छा लगता है। वहाँ पर एक गुरुजी हैं, मास्टर नवा सौंदलगेकर, जो मराठी भाषा पढ़ाते हैं, और मराठी भाषा में वो कविता बहुत अच्छी लिखते भी हैं और वाचन भी करते हैं। यति गति, हाव भाव, आरोह अवरोह क्रम के द्वारा वो अपनी कविता को सुनाते हैं। अब प्यारे बच्चों, आरोह अवरोह ये सब क्या है? यदि गति कहते हैं विराम चिन्ह और शब्द के अनुसार, राग के अनुसार कविता का वाचन। हाव भाव शब्द के अनुसार हाव भाव प्रस्तुत करता है। और आरोह अवरोह कब आवाज़ ऊंची लेके जानी, कब आवाज़ नीचे लेके आनी। देखिए, इसके साथ साथ जब आनंदा को ये सब दिखाई देता है तो उसका मन कविता करने में लगने लगता है। उसको भी लगता है कि कवि भी हाड़ मास के ही व्यक्ति होते हैं। गुरुजी की कविता कहने का प्रभाव, उनके हाव भाव, गति यति चालन आनंदा पे प्रभाव डालते हैं। और कभी कभी तो आनंदा गुरुजी जिस संगीत के द्वारा, जिस लय के द्वारा, जिस राग के द्वारा कविता वाचन कर रहे हैं, वो अन्य राग में उसी कविता को ढाल करके जब वाचन करता है, सुनाता है, तो गुरुजी प्रभावित होते हैं। और वो उस बच्चे को लेकर के, आनंदा को लेकर के दूसरी कक्षाओं में जाते हैं और उसकी कविताओं को सुनवाते हैं। विद्यालय के जलसे में भी वह आनंदा से कविता वाचन करवाते हैं। इतना ही नहीं, गुरुजी कुछ पुस्तकें कविता की पढ़ने के लिए देते हैं, जिसको आनंद पढ़ता है, और अब उसे शब्द से दोस्ती हो गई है, उसको शब्द के साथ मज़ा आने लगता है। अब वो जब खेत में भी काम करने जाता है तो अपनी पॉकेट में
कॉपी और पेंसिल रखता है। जब भी मन करता है तो वो क्या करता है, कुछ कुछ सोचने लगता है और कविता लिखने लगता है। ये प्रभाव होता है कि गांव में ही रात के समय भी गुरुजी के पास पहुंच करके कविता को सुनाने पहुंच जाता है। कवि लेखक आखिरी में कहता है कि अब विद्यालय में मज़ा आने लग गया है, शब्दों से दोस्ती हो गई है और ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये जो जूझ कथा है, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, कि किस तरह से एक बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको कितना जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बेटा सृजन बिना संघर्ष के नहीं है। आप खुद देखो कि एक कुम्हार अगर एक बर्तन बनाता है तो कितना उस मिट्टी के साथ संघर्ष करता है, मेहनत करता है। तो बिना मेहनत के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए और समर्पण भाव होना चाहिए। ये कथा थी आनंदा की। और प्यारे बच्चों, मूल रूप से ये कथा मराठी भाषा में लिखी गई है, जिसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है, इसलिए ये एक अनुदित रचना है। जो कथा, कविता, उपन्यास मूल भाषा से किसी अन्य भाषा में जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, तो वह अनुदित रचना कहलाती है। और आनंदा जाधव पुणे विश्वविद्यालय में मराठी भाषा के प्राध्यापक बाद में बन गए थे, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी कथा है जूझ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कथा आपको अवश्य प्रेरणा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका समय आपके अनुकूल बने। धन्यवाद।